Made up of two words. Insemination can be natural, it can be artificial. Okay? Whenever the natural reproduction is happening, you can say reproductive process is happening. That is called, you can say, natural insemination. Insemination means what? You can say ejection of sperm in the female's uterus. That is called insemination. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? Artificial insemination का मतलब क्या होता है? That all process perform artificially with the help of injection. Okay? There is no as such involvement of reproductive system. Female की ovary के अंदर आप जब भी मेल का स्पर्म इंजेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसमें क्या होता है बेसिकली? यहाँ पर क्या बोला है? द सीमेन ऑफ, यू कैन से, कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट्स एंड देन इंजेक्टेड टू अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल. सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल प्रोसेस. हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इंजेक्शन के थ्रू मेल का स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, दैट इज ओविडक्ट, वहाँ पर हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. So this is called artificial reproduction. There is no physical contact between the male and female in that case. Okay? सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या होता है? For example, there are a lot of bulls are there in India. Those are considered as a superior. For example, एक पंजाब का बुल है जो सुपीरियर है. अभी हम लोग उसके स्पर्म को कलेक्ट करके लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे और इंडिया के बहुत सारे पार्ट में भेज सकते हैं. वहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम लोग उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके? यहाँ पर इसका एडवांटेज होता है कि आपको किसी मेल बोल सकते हो कि काऊ को नहीं लेके जाना है, किसी बुल को लेके नहीं जाना है. आपको किसको लेके जाना है? जस्ट उसके कलेक्टेड स्पर्म को लेके जाना है एंड सब प्रोसेस आर्टिफिशियली करना है. सो यहाँ पर क्या होता है? सीमेन इज यूज इमिडिएटली, फ्रोजन एंड यूज लेटर. फ्रोजन किसमें होगा? फ्रोजन दैट इज अ लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है? इसका टेम्परेचर जो है -196 डिग्री सेल्सियस होता है और इतने टेम्परेचर पे आपका जो एक भी मेल का स्पर्म है वो जो है हाइबरनेट हो जाता है. हाइबरनेट मतलब फ्रोज हो जाता है. ओके? और ये लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब हम लोग स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं. सो यहाँ पर जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है हम लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू कोई भी स्पर्म को सेंड कर सकते हैं और वो बंदा जो है आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा देगा. ठीक है? इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. द सक्सेस रेट ऑफ द क्रॉसिंग इज लो इवन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैरिड आउट. सक्सेस रेट कभी कभार ऐसा हो जाता है. अभी कोविड में हम लोग ने सुना था, क्या सुना था? कि बहुत सारे चोर लोगों ने वैक्सीन की चोरी कर ली थी. बट दे डोंट नो कि अगर वैक्सीन को एक रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए भी रख लिया तो वैक्सीन बेकार हो जाती है. जब भी आपने वैक्सीनेशन लगाया था तो एक कंटेनर में से फटाक से वो किसी भी पर्सन ने इंजेक्शन में भरा और ऑन द स्पॉट लगा दिया विद इन अ सेकेंड. और आप बोल सकते हो कि कम से कम 1 मिनट का प्रोसेस था. बट द थिंग इज व्हाट, जैसे अगर उसको आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हो वो चीज़ ख़राब हो जाती है. यहाँ पर भी यही सीन है. किसी फ्रोजन स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इट इज़ नॉट अ गेम. कहीं पर भी टेम्परेचर का +-5 का भी फ्लक्चुएशन होता है, वो सिचुएशन में क्या होगा? वो सिचुएशन में जो स्पर्म है वो खराब हो जाएगा या फिर डेड हो जाएगा. ओके? सो दिस टेक्निक इज़ वेरी रेयर. इसका यही नुकसान है कि ट्रांसपोर्ट तो किया जा सकता है बट इसका सक्सेस रेट है वो बहुत कम है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हम लोग ने आर्टिफिशियल जो भी स्पर्म लिया है हम लोग ने वो ट्रांसपोर्ट करने के बाद उतना ही एक्टिव रहेगा. मे भी ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसको उतने अच्छे वे से कैरी ना कर पाए. सो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का. एडवांटेज क्या हो सकता है कि किसी भी मेल काऊ को या फिर बोल सकते हो बुल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है. आप उसका स्पर्म कलेक्ट करो, किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाओ, इंसेमिनेट करवा दो, दैट्स इनफ. ओके? तो यहाँ पर सुपीरियर मेल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि उसको अगर मेटिंग करनी है तो वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. जस्ट स्पर्म कलेक्ट करिए और वहाँ पर क्या करिए? इंसेमिनेट करवा दीजिए. सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. नेक्स्ट, कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड एक्सपेरिमेंट में आता है MOET. हमेशा फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो ये MOET का मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्टली हम लोग प्रोसीजर देखेंगे. नाम में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है. यहाँ पर क्या बोला है? मल्टीपल ओव्यूलेशन बोला है. मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस बोल सकते हो या फिर एक टाइम में एक से ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ओव्यूलेशन. ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में मेंस्ट्रुअल साइकिल रीड किया था.
यहाँ पर एक नॉर्मल फीमेल ह्यूमन एक टाइम पे क्या करती है, एक ओवम रिलीज करती है। काऊ के साथ भी ऐसा ही होता है, वो एक टाइम पे एक ओवम रिलीज करती है। बट हमको क्या करना है, हमको बहुत सारे एग जो है ना ऑन द स्पॉट चाहिए। अब वो क्यों चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। फीमेल का एग ले लिया, मेल का स्पर्म ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब उस जाइगोट को अलग अलग फीमेल काऊ के अंदर क्या कर दिया, उसके यूट्रस में इम्प्लांट करवा दिया। तो ये MOET का फायदा होता है। MOET में क्या होता है, ऑन द स्पॉट एक टाइम पे बहुत सारे एग हम लोग फीमेल से निकालते हैं, उसके ओवरी में से निकालते हैं थ्रू अ इंजेक्शन, और उन एग को हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाते हैं। और फर्टिलाइज होने के बाद फिर अलग अलग फीमेल के बॉडी में उस जाइगोट को क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम बचता है, प्लस फायदा क्या होता है कि एक साथ आप क्या कर सकते हो, 7 to 8 फीमेल काऊ को फर्टिलाइज करवा सकते हो। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ MOET। यहाँ पर क्या किया, एग निकालना फिजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर फीमेल के बॉडी में से एक साथ 7-8 एग निकालने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है एक हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। दैट हार्मोन इज कॉल्ड FSH। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स का मतलब होता है, हाँ बहुत सारे लोग को फॉलिकल और एग में डिफरेंस नहीं मालूम होगा। यहाँ पर देख लो, एग इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज अ फीमेल गैमेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिकल? फॉलिकल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड इट्स प्रोटेक्टिव लेयर। उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। सो अगर किसी फीमेल की काऊ के अंदर आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, यहाँ पर ये भी एक आर्टिफिशियल हार्मोन क्रिएट किया गया है। इस आर्टिफिशियल हार्मोन को फीमेल के बोल सकते हो कि ये पोर्शन में मारा जाएगा। अगर कमर के आसपास के हिस्से में इसको इंजेक्ट किया जाएगा, वो एक टाइम में क्या करेगी, नेचुरली तो एक एग बनाती है एक टाइम में, बट ये हार्मोन इतना ज्यादा क्वांटिटी में इसको मार दिया गया जिसकी वजह से ये फीमेल काऊ एक टाइम में कम से कम 6 से 8 एग बनाएगी। ओके, सो ये अपनी नेचुरल कैपेसिटी का 6 से 8 गुना ज्यादा एग बना रही है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन। ओके, नॉर्मली नेचुरली ये लोग क्या करते हैं, सिंगल ओव्यूलेशन करते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियली मेड FSH, ये क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे बहुत से ज्यादा एग बना रहे हैं एक साइकिल में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं MOET। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग अगर एग निकाल रहे हैं तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेशन विद यू कैन से FSH, ओके, एक्टिवली ड्यू टू द फॉलिकल स्टिमुलेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। एनिमल इज आइदर मेटेड विद द बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो है फॉर एग्जांपल अभी किसी काउ को सुपर ओव्यूलेट किया गया, तो अगर हम लोग इनका क्या कर सकते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं। मतलब जो मदर है, जो सुपर ओव्यूलेटेड मदर है, उसके अंदर ही, उसके बोल सकते हो कि यूट्रस के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उस जाइगोट को निकाल के हम लोग अलग अलग काउ को दे सकते हैं, या फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन है, ओव्यूलेशन हो गया, एग बन गया, एग को निकाल लो, एग को निकाल लो, और वो 7 to 8 एग्स को क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल काउ के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा लो, और अब उसको क्या करो, अब उसको जो है अलग अलग बोल सकते हो कि सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दो। सरोगेसी आपने पढ़ा है, फादर कोई और होता है, गैमेट मेल गैमेट कोई और देता है, फीमेल गैमेट कोई और देता है, बट कंसीव कोई और करता है, माँ कोई और बनती है। ओके, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, उसका तीसरा जो बच्चा था वो सरोगेसी के थ्रू हुआ था। ओके, जो भी अगर हम फिल्म इंडस्ट्री का बात कर लें, अभी प्रीति जिंटा ही हो गई, देन बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस हो गए, कोई भी एक्ट्रेस नहीं चाहेगी कि मतलब उसका 30 या उसका करियर ही जो है उसकी सुंदरता है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा देखा गया, देयर आर फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो फीमेल एक्टर है उनके बॉडी का फिगर जो है वो खराब हो जाता है, और कोई भी जो है एक्ट्रेस वैसा नहीं चाहेगी। सो वो लोग क्या करते हैं, दे हैव अनदर ऑप्शन, वो क्या करेंगे, ये सरोगेसी करेंगे। सरोगेसी में दैट फीमेल मदर, जो भी एक्ट्रेस है, वो अपने बॉडी का एग दे देगी, जो भी उसका हस्बैंड है वो स्पर्म दे देगा, एंड उसका फ्यूजन होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट कोई दूसरी फीमेल उस जाइगोट को कंसीव करेगी, दैट इज कॉल्ड सरोगेसी। जिस फीमेल ने उस जाइगोट को कैरी किया, ओके, वो उस मदर को हम लोग कहते हैं सरोगेट मदर।
गॉट इट? क्योंकि सरोगेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो पेट में जो बच्चा है दैट इज जाइगोट, ना ही वो उसके ओवम से बना है, ना ही उसके हस्बैंड के स्पर्म से बना है, किसी डोनर ने उसको दिया है। ओके, तो बहुत सारा ये आजकल का बोल सकते हैं कि एक धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। किसी भी एक गरीब फीमेल को पकड़ लो, ओके, बोल दो कि आप मेरा बच्चा कंसीव कर लो, ठीक है? क्योंकि आजकल बहुत सारी एक्ट्रेस ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि क्यों हम लोग बेबी को 9 मंथ अपने बॉम्ब में रखें, ठीक है? 9 मंथ में हम और भी ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं। सो ये एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी एग को निकाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा के 7 to 8 डिफरेंट फीमेल काउ के अंदर क्या कर दो, उसको इम्प्लांट करवा दो, ओके, वो जाइगोट को ट्रांसफर करवा दो। सो दैट इज कॉल्ड MOET। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या था? द फर्स्ट स्टेप वाज इंजेक्शन ऑफ FSH इन द फीमेल काउ। इंजेक्शन देने के बाद वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी से 7 से 8 गुना ज्यादा एग प्रोड्यूस किया। एक साइकिल में उसने 8 एग बनाए। अब उन 8 एग को आप क्या करोगे, निकालोगे, 8 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालोगे, वहां पर उसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाओगे। जो जाइगोट बनेगा उनको 8 अलग अलग सरोगेट मदर में क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे या फिर इम्प्लांट कर दोगे। दैट इज कॉल्ड MOET। ओके, सो ये ब्रीडिंग की कंट्रोल टेक्निक हो गई है। यहाँ पर क्या बोला है ब्रीडिंग में? हाउ इट इज एडमिनिस्ट्रेशन विद द यू कैन से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज कॉल्ड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने एक एग से ज़्यादा दिए, नेचुरल फिनोमिना से ज़्यादा इसने एग दिए, इसके लिए इसको सुपर ओव्यूलेशन बोलता है। एंड देन फर्टिलाइज एग, ठीक है, जो फर्टिलाइज एग होता है उसको जो है लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी सरोगेट मदर को। दो ऑप्शन होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर आप क्या करोगे, जो मदर सुपर ओव्यूलेट हुई है उसको ही फर्टिलाइज कर दो। जैसे उसका मेल के साथ मीटिंग होगा, अभी उसके पास उसके बॉम्ब में 8 एग तो ऑलरेडी थे, तो 8 अलग अलग स्पर्म क्या करेंगे, 8 अलग अलग यू कैन से ओवम को फ्यूज करेंगे, 8 अलग अलग जाइगोट बनेंगे उसके यूट्रस में। अब उस जाइगोट को निकाल लो और फिर सरोगेट मदर को ट्रांसफर कर लो। सो यहाँ से 2 तरीके बदल जाते हैं, ठीक है? हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं, जस्ट एक बार समझ लो क्या होता है। यहाँ से 2 ऑप्शन बन जाते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? पहला तो FSH इंजेक्ट किया है, FSH इंजेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंसिडर करो कि 5 एग प्रोड्यूस किया है, ठीक है? तो यहाँ पर नेचुरल मैटिंग के थ्रू क्या करेंगे, नेचुरल मैटिंग के थ्रू यहाँ पर जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सेम काउ में, ठीक है? दैट इज सेम काउ, फर्टिलाइजेशन जो है ना सेम काउ में वो, ओके? अब ये जो जाइगोट बनेंगे 5 डिफरेंट जाइगोट, यहाँ पर 5 डिफरेंट जाइगोट को 5 अलग अलग सरोगेट मदर को ट्रांसफर कर देंगे। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अभी इस एग को निकालो और इन एग को क्या करो, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालो, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स, और फिर कोई एक सुपर बुल जो है या फिर बोल सकते हो कि सुपीरियर बुल जो है उसका स्पर्म जो है इसमें इंसर्ट करो, एंड देन फिर बाद में जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को अलग अलग फीमेल्स में डालो, ठीक है? तो यहाँ पर नेचुरल मेटिंग हुई है एंड यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ, दैट इज अ डिफरेंस, ओके? नेक्स्ट क्या है इसका? सो MOET किया किस में गया अब तक? ये प्रोसेस परफॉर्म किया जा चुका है, ये किया जा चुका है कैटल्स में, शिप्स में, रैबिट्स, बफेलो एंड मेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मेयर्स? क्या होता है बताओ? ये भी एक कैटल का ही है, इंडिया में बहुत कम रहता है, उसका हिंदी नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, बट बेसिकली ये भी एक कैटल का ही ब्रीड है, ओके? नाउ सेकंड, हाई मिल्क इंडिक ब्रीड, हाई क्वालिटी, इसका ये फायदा है, दिस इज अ एडवांटेज ऑफ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। जहाँ पर आपको एक बच्चा मिल रहा था नेचुरली, अब आपको उसी टाइम पे 8 अलग अलग सरोगेट मदर से 8 अलग अलग बच्चे मिल रहे हैं। सो अगर कंसिडर कर लो कि शिप है, शिप जो है ईटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, उसके वूल पर्पस के लिए भी। इनडायरेक्टली आपको 8 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। जहाँ पर आप 100 रुपये कमा रहे थे, MOET की वजह से आप 800 से 900 रुपये कमा सकते हो, ओके? बिकॉज ऑफ यू कैन से ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियस ओव्यूलेशन ऑफ डिफरेंट एग। यहाँ पर फायदा आपको ये सब चीज़ों का होता है, ठीक है? हाई मिल्क, 8 डिफरेंट फीमेल प्रेग्नेंट हुए तो सब आपको मिल्क देंगे, पहला तो ये होता है। दूसरा क्या, अगर आप मीट के लिए यूज कर रहे हो तो 8 टाइम्स आपको मिल्क मिलेगा। सब जो काम हो रहा है वो कम समय में हो रहा है। जो काम को जो है कम से कम, फॉर एग्जांपल एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है,
सो उसका कंसीविंग जो पीरियड होता है 1-2 साल का होता है कैटल में, फिर बाद में वो कुछ टाइम रुकेगी, फिर प्रेग्नेंट होगी. इट विल टेक अराउंड 16 to 17 ईयर्स एक फीमेल के ऊपर. ओके, बट अगर आप यही चीज़ को करवा लोगे तो ये चीज़ डिफरेंट काउस में जो है ना, आप 2 से 3 साल के अंदर आप सबको एक साथ फर्टिलाइज करवा सकते हो. सो दैट वाज द आइडिया ऑफ MOET. नेक्स्ट क्या है, ये वाला बहुत इजी है, इसके अंदर कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, जितना आप रट्टा मार सकते हो दैट इज डिपेंड ऑन यू. बी कीपिंग. सो बी कीपिंग के 2 पर्पस होता है. जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ हनी चाहिए, आप उसके वैक्स के लिए भी क्या कर सकते हो, बी कीपिंग कर सकते हो, जिसको हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं एपीकल्चर. द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका. और अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा इनमें कोई रूल नहीं है कि सिर्फ मेल और फीमेल ही होंगे. इनकी 3 कैटेगरी होती है. पहली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं वर्कर, जो फीमेल होती है. दूसरी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं क्वीन. थर्ड वाली को हम लोग बोलते हैं ड्रोन. ओके, सो ड्रोन बेसिकली मेल लोग होते हैं. यहाँ पर क्वीन और वर्कर में डिफरेंस क्या है, अगर आप लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, कुछ पढ़ा है रॉयल जेली के बारे में. रॉयल जेली अभी तक पढ़ा नहीं है. व्हेनेवर द सर विल टीच यू ना, आपको बताएंगे कि कोई भी वर्कर जो है वो क्वीन नहीं बन सकती. ओके, जिसको रॉयल जेली दिया जाता है, ओके, वही क्वीन बनने वाली है. ओके, नॉर्मली ये साइज की होती है. ओके, हर एक वर्कर को नहीं है. हर एक वर्कर को बोल सकते हो कि क्वीन बनने का चांस नहीं मिलता. वर्कर इज बेसिकली फीमेल ओनली. अब क्या होता है, रैंडमली इन लोग में भी पॉलिटिक्स होती है, इन लोग में भी मान लो कि इलेक्शंस होता ही है. ओके, सबका एक अलग अलग ओहदा होता है कि कौन जो है बेसिकली सुपीरियर है, कौन जो है स्ट्रांग है, कौन किसकी लीडरशिप क्वालिटी है. तो उस बेसिस पे सब वर्कर मिलके एक जन को सिलेक्ट करेंगे और एक को क्या देगी, वो रॉयल जेली देगी. जैसे वो रॉयल जेली खाती है एक वर्कर, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्वीन में. दोनों के आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, क्वीन को पहचाना जा सकता है. ठीक है, ये जो क्वीन है थोड़ी सी डबल साइज की होती है एज कम्पेयर टू द वर्कर. मेल से भी ये बड़ी होती है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या क्या याद रखना है आपको एपीकल्चर में. फर्स्ट पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हनी प्रोड्यूस करना. और दूसरा पर्पस है बी वैक्स, दैट इज अनदर प्रोडक्ट. फिर साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, दैट इज एपी इंडिका. व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग हनी, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशन एंड मेडिसिनल वैल्यू. ओके, अस्थमा जैसी सिचुएशन में हनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्लस इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं. एंड बी वैक्स का यूज जो है कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस ये सब में किया जाता है. सो दैट इज अ पर्पस. ओके, आगे क्या बोला यहाँ पर, सवाल ये उठता है कि आप अगर ये एपीकल्चर करोगे तो आपको कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है. आपको वो एरिया सिलेक्ट करना है जहाँ पर आजू बाजू में फ्लावर्स जो है ना बहुत ज़्यादा है. क्योंकि डेफिनेटली जब बनता है ना, क्या हो गया बोलो, वो रॉयल जेली खाने से वो साइज भी बढ़ता है. हाँ, रॉयल जेली से ही साइज बढ़ता है, इसके लिए तो उसको रॉयल जेली बोलते हैं. दैट इज नॉट अ नेचुरल वन. आई थिंक आपको चैप्टर नंबर ये 3rd की 4th में जो है ना वो मेंशन किया है. ठीक है, चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ओके, चैप्टर नंबर 3rd की 4th है. हाँ, it is a different jelly which is made by, you can say, honey bee, and it is already, or every time it is provided to the, you can say, single worker who wanted to become, you can say, queen. That's it. Okay, उसका कंपोजिशन किसी को मालूम नहीं है. हम लोग जो खाते हैं that is honey. Royal jelly is different one. ऐसा करो, एक बार इसको लिख लो, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में. हाँ बोलो.
What the thing you should know first, the knowledge, the behavior, the aggression level of the bee. What is their actual behavior? Okay, what is their habitat? So that is the first point. Then selection of the suitable location. The first, you can say, the purpose of beekeeping is to make profit, to make a money, to get more amount of, you can say, basically wax, or you can say to get more amount of honey. So for that purpose you have to select such a location in which there are a lot of flowers are there, because बिना फ्लावर के हनी का प्रोडक्शन करना फॉर हनी बी दैट इज टोटली इम्पॉसिबल. तो आपको एक ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बी हाइव्स को रख सकते हो जिसके आजू बाजू में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे वेराइटीज के फ्लावर्स हैं. देन क्या बोल रहा है, कैचिंग एंड हाइवीज ऑफ स्वाम्स. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डील करने वाले को आना चाहिए. आप अगर देख सकते हो पर्सन को कि कैसे वो बोल सकते हो कि बीव्स को हाइव्स करना मतलब रहने दे रहा है उसको. ओके, बी हाइव्स इज यू कैन से बोल सकते हो कि एक तरीके का डिजाइन है जिसके अंदर बीज को रखा जाता है. तो वहां पर स्पेशलिस्ट उसके होने चाहिए जो डील करना जानते हैं. देन आपको पता होना चाहिए कि जो बीज है वो डिफरेंट सीजन में कैसे बिहेव करती है, उनका फेवरेट सीजन हनी कलेक्ट करने का कौन सा है. ठीक है, डेफिनेटली बोल सकते हो कि रेनी सीजन तो हो नहीं सकता है, रेन इज नॉट गुड फॉर द बीज. सो आपको ये सब स्टडी करना पड़ता है उनके बिहेवियर के बारे में कि कौन से सीजन में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. तो मोस्ट ऑफ अगर हम लोग आर्थ्रोपोड्स की बात करें जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे कि एंट हो गया, क्रैब्स हो गया, यहाँ पर आपकी हनी बीज हो गई, ये सब के सब समर सीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. तो समर सीजन इज अ बेस्ट यू कैन से वे, और यू कैन से बेस्ट टाइम फॉर द यू कैन से बी हाइव्स. देन हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी. तो आपको कैसे बीज से डील करना है, आपको वहां पर जाके कैसे उनमें से हनी निकालना है, ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए. बीज सबको अपने पास हनी नहीं देती, बीज को भी ह्यूमन का बिहेवियर मालूम रहता है. ओके, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे हनी को कलेक्ट करना है. दैट इज यू कैन से वे यू शुड नो. ओके, सो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने अगर आपको बी कीपिंग करना है तो. नेक्स्ट इज व्हाट. तो यहाँ पर ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है. You can leave a space in your notebook and you can write it from there. Okay? Now, bees इतनी important क्यों है? चलो हमने बी कीपिंग कर लिया है, ठीक है, उसका फायदा हो रहा है, हमको पैसे मिल रहे हैं, हमको बी वैक्स मिल रहा है, हमको हनी मिल रहा है. बट द थिंग इज व्हाट कि इससे कुछ नेचर का भी फायदा हो रहा है क्या? फायदा ये हो रहा है कि ये पॉलिनेटर का रोल प्ले करती है. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पॉलिनेशन पढ़ा रहेगा. पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट इज कॉल्ड डैश. ठीक है, तो पॉलिनेटर का रोल प्ले करती है. ये जब भी किसी फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनका जो हाथ है या फिर बोल सकते हो कि इनके जो लेग्स है ना, ये स्टिग्मा, एंड्रोशियम और गायनोशियम से कनेक्ट हो रहा है. तो कंसिडर कर लो कि इसका जो हैंड है या फिर बोल सकते हो लेग्स है, इसने किसी बोल सकते हो कि आप एंड्रोशियम को टच कर लिया, दैट इज पॉलन ग्रेन. ओके, वहां पर इसने टच कर लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके हाथ में पॉलेंस आ जाएंगे. अब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो उसके अगर स्टिग्मा के साथ वो पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो बेसिकली ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है खासकर फ्लावर्स में, क्योंकि ये जो है ना किसी एक एंथर में से निकले हुए पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में रिसीव कराने का काम करती है. तो इसके लिए इनको बेस्ट पॉलिनेटर भी कहा जाता है. ठीक है, ये किन किन में पॉलिनेशन करवाती है? सनफ्लावर हो गया, ब्रासिका हो गया, एप्पल हो गया, पेयर्स हो गया. सो दीज आर द यू कैन से प्लांट्स जिनमें ये पॉलिनेशन करवाती है. देन कीपिंग बी हाइव्स इन अ क्रॉप फील्ड इंक्रीज द पॉलिनेशन एंड इंप्रूव द यील्ड. तो यहाँ पर जो है ना एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहाँ पर. कैसे? पहली बात तो आपने बी हाइव्स किया तो आपको हनी मिल रहा है, हनी वैक्स मिल रहा है, ये बात सही है, दैट इज एक्सेप्टेड. लेकिन अगर आप समझ लो कि किसी खेत के बाजू में जहाँ पर आप फार्मिंग कर रहे हो या फिर आपका कोई यार्ड है वहाँ पर आप किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपने इसको रख दिया, बी हाइव्स को रख दिया, तो डेफिनेटली वहाँ पर हनी बीज आएंगी और वो आपके खेतों में जाएंगी. खेतों में जाके अलग अलग प्लांट्स के बीच में वो क्या करेंगी, पॉलिनेशन करवाती रहेंगी. तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो बढ़ जाएगी. जितनी क्रॉप मिलनी है उससे ज़्यादा आपको क्रॉप मिलेगी. क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवा रही है. और डेफिनेटली बीज तो 1 या 2 नंबर में तो आती नहीं है. बोल सकते हो कि ये इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, करीबन जो है 10 से 15 हज़ार के पॉपुलेशन में एक साथ रहती है.
तो वो जो है अगर पॉलिनेशन करवाएंगे तो कितना फायदा हो जाएगा आपके क्रॉप्स को। ओके, कोई भी फार्मिंग एरिया कितना अच्छा डेवलप होना है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे। तो पॉलिनेशन जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्रॉपिंग कर रहे हो या फिर कोई खेती बाड़ी कर रहे हो, वहाँ पर जो है आपको बी हाइव्स करना, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको हनी भी मिलेगा, वैक्स भी मिलेगा और आपकी क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होगी। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ, यू कैन से, एपीकल्चर। ओके, सो नाउ यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल नो, दैट इज कॉल्ड फिशरी। फिशरी में आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पूछती, बट उसके एग्जाम्पल जो है आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि फिशरीज का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि फिशरी का डेफिनेशन लिखो, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि फिशरी में इंक्लूड कौन कौन होता है। ठीक है, प्रॉन्स हो गया, क्रैब्स हो गया, लॉबस्टर हो गया एंड एडिबल ऑयस्टर्स हो गया। ऑयस्टर का मतलब होता है सीप, जो कि समंदर में मिलती है। लॉबस्टर्स और प्रॉन्स एक जैसे दिखाई देते हैं, एंड क्रैब्स हो गए। तो ये सब जो है बेसिकली फिशरी में आते हैं। फिशरी डजंट मीन ओनली फिश, इसमें ये सब चीज़ें भी आती हैं। फिशरी मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स जो ह्यूमन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इट एज अ फिशरी। ओके, फिशेस तो आएंगी, सही बात है, लेकिन इसके साथ अदर जो एनिमल्स हैं जो आप एक्वेटिक बायोसिस्टम से लेते हो वो भी फिशरीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखने वाले हो फिशरीज के कुछ एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि अगर बायोलॉजी का लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे, मतलब यही 2024 का, तो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए रादर देन द ब्रीफ क्वेश्चन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऑड वन आउट आएगा। ऑड वन आउट कैसे आएगा, 3 एग्जाम्पल दे देंगे आपको फ्रेश वाटर का, 1 एग्जाम्पल दे देंगे आपको मरीन का। तो आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है और उसका रीजन बताना है कि आपने उसको सिलेक्ट क्यों किया। ठीक है, सो दैट इज वे टू स्टडी। आपको एक्टिविटी बेस्ड स्टडी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेश वाटर के कुछ एग्जांपल है। द फर्स्ट वन इज अ कैटला, रोहू, कॉमन कार्प्स। ये जो है आपके फ्रेश वाटर के हो गए जो तालाब में मिलते हैं, ओके, नदियों में मिलते हैं, झीलों में मिलते हैं। अगर वही बात कर ले हम लोग मरीन फिश की, तो आपको वो मिलेगी बेसिकली समंदर में। सार्डिन्स हो गई, मैकरेल्स हो गया, पॉम्फ्रेट्स हो गया, हिल्सा हो गया, ये सब के सब जो फिशेस हैं वो मरीन इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली आपका ऐसा, बेसिकली आप जब भी फिश को कैच करते हो उसका प्रोसेसिंग करते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फिशरी। ओके, फिशरीज का फायदा क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसका मार्केट काम करता है केरला में। केरला में मोस्टली अभी भी देखा जाता है कि चलो अभी तो वायनाड में ये सब इशू फेस हो रहा है, ये थोड़ा ये लैंडस्लाइड ये सब हो गया है, बट केरला में बहुत सारे जन के पास खुद का पर्सनल फार्म होता है और वो अपने ही घर के एरिया में जो है ना एक आर्टिफिशियल लेक, एक आर्टिफिशियल तालाब बना लेता है। उसके अंदर वो जो है ना ऐसी फिशेस ग्रो करते हैं जो एक सीज़न में जो है ना वो 3 से 4 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट दे सकती है एक सीज़न में। और इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, तो साल भर में आपको वो जो है ना कम से कम 10 से 12 लाख तक का भी प्रॉफिट करवा सकती है। सो दैट इज़ द आइडिया अबाउट द फिशरी। और पहले इंडियंस लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि फिश के साथ डील कैसे किया जाता है, उनको कौन सी क्वालिटी का खाना दिया जाता है, उनको डिजीज फ्री कैसे रखा जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद रिवॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या डील करता है, ये इस चीज़ की डील करता है कि फिश को कौन से टाइप का खाना देना है, उसको कौन से टाइप के क्लाइमेट्स में रखना है, उसको डिजीज रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। दैट इज बेसिकली यू कैन से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिशरी। एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब फिशरी के ही टाइप्स हैं, इनका पर्पस है फिश का पॉपुलेशन बढ़ाना। दैट इज अ मेन प्रोडक्ट फॉर द इंडियन। ओके, जो भी कोस्टल एरिया में रहते हैं फिश उनका मेन डाइट रहता है। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिशरी। ओके, एक बार ये सब देख लो, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था। यहाँ पर बेसिकली क्या है, बी कीपिंग कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पर प्लांट्स और फ्लावर्स ये सब ज़्यादा होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि कहाँ पर ये टेक्निक कैसे परफॉर्म की जाती है। ओके, देन फिशरीज का आंसर आपके टेक्स्ट बुक में अगेन दिया है, सो काइंडली मेक अ नोट्स ऑफ दैट। ठीक है, तो आपको घर पे जाके काम करना है। फिशरीज एंड जो है एपीकल्चर, उसके नोट्स क्रिएट करने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर विल चेक अप। ओके, फाइन। सो नाउ
अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हु इज फादर फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन? यस, एम.एस. स्वामीनाथन। अभी 2 साल पहले उनको जाके पद्मश्री मिला, कोई अवार्ड मिला उनको, ठीक है। सो एम.एस. स्वामीनाथन की वजह से ही हम लोग जो है 2 टाइम चावल खा सकते हैं। एक टाइम ऐसा था बिफोर 1960, जब कोई घर में गेस्ट आता था तब जाके चावल बनता था। क्यों? बिकॉज इंडियन लोग मेहनती तो थे, बट उनके पास टेक्निक नहीं थी कि भाई हमारे खेत से हम कितना मैक्सिमम अनाज निकालें। तरीका नहीं था हमारे पास। इनडायरेक्टली वी वेर वेरी पुअर इन द फार्मिंग टेक्निक। बट ये एम.एस. स्वामीनाथन का रिसर्च का काम है। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, फार्मर्स को ट्रेन किया, जिसकी वजह से आज जाके हम लोग, अगर हमारी मर्जी है तो दोनों टाइम हम लोग राइस खा सकते हैं, वीट खा सकते हैं। इट इज़ टू मच, बहुत ईजी हो गया है ग्रो करना। ओके, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ओके, सो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने से पहले हम लोग को एनिमल ब्रीडिंग तो हमने ऑलरेडी देख ली है। एनिमल ब्रीडिंग का पर्पस क्या था? हमको एनिमल को सुपीरियर बनाना था। ओके, गुड क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स बनानी थी। जैसे कि हमने देखा था हिजार्डले, ठीक है, मरीनो और उसका कॉम्बिनेशन था, जिसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे थे। तो कोई भी ब्रीडिंग जो है टाइम पास के लिए नहीं करवाई जाती। पहली बात तो ये है, कोई भी ब्रीडिंग जो है पहली बार प्रॉफिट के लिए करवाई जाती है, जिससे इंसानों का फायदा हो। ओके, तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग का भी पर्पस वही होगा। प्लांट ब्रीडिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट मिले। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग? इट इज अ मैनिपुलेशन इन अ प्लांट स्पीशीज टू क्रिएट द डिजायरेबल प्लांट। हम क्या कर रहे हैं? प्लांट नेचुरल है, उसको हम आर्टिफिशियली उसके जीन को, उसके डीएनए को बदल रहे हैं। और उसके जीन और उसके डीएनए को बदलने का पर्पस ही यही है कि हम जो है उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन करें जिससे हमारा कुछ ना कुछ तो फायदा हो, या फिर प्लांट का तो कुछ फायदा हो। पहला फायदा क्या होगा? दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस। बहुत सारे प्लांट्स को बीमारियां बहुत आसानी से लग जाती है। ओके, वेरियस प्लांट्स डिजीज आर देयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ब्रीडिंग का पहला पर्पस ये होता है कि उनको डिजीज ना हो। दूसरा क्या होता है कि उसकी कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी हो, जो ग्रोइंग है वो और अच्छी हो, और उसका जो क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1 हेक्टर में आपको इतना प्लांट मिल रहा है तो आप चाहोगे कि उससे ज़्यादा मिले। तो प्लांट ब्रीडिंग की वजह से ये पॉसिबल है। उसका यील्ड, उसका क्वांटिटी इंक्रीज करना, दैट इज द पर्पस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की भी बात करें तो क्लासिकल टेक्निक भी है जो पहले की जाती थी, और जो आज के टाइम पे की जाती है डीएनए के लेवल पे। डीएनए के लेवल पे अगर आप प्लांट ब्रीडिंग करवाते हो तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स। उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, या फिर बोल सकते हो कि मॉडर्न ब्रीडिंग। पहले के जमाने में भी ब्रीडिंग होती थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला क्या है? अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग करवानी है तो प्लांट ब्रीडिंग करवाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेड्स चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड्स? चैप्टर नंबर 4, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स। ओके, किसी भी पर्सन में एक से ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, एक से ज़्यादा फीचर्स होते हैं। प्लांट्स का ब्रीडिंग करवाने से पहले हमें उसका कैरेक्टर सीखना है कि भाई ये हमें किस चीज़ में हमें ये फ़ायदा पहुंचाएगा। क्या उस प्लांट की हाइट ज़्यादा है? क्या वो ज़्यादा फ्रूट्स दे रहा है? क्या उसकी लाइफ ज़्यादा है? क्या वो डिजीज़ फ्री है? क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है? तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी आप ब्रीडिंग करवा लो। रैंडमली किसी एक आलतू फालतू के प्लांट को पकड़ के ब्रीडिंग करवाना, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग थिंग। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? बेसिकली अगर प्लांट्स की ब्रीडिंग करवा रहे हो तो पहला पर्पस क्या होता है? आपको जो उसका क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए आपको। ओके, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉलरेंस होना चाहिए। ओके, टॉलरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? इट इज अ कैपेसिटी टू अडेप्ट इन एनी एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लो कि मैं तुलसी को जाके रेगिस्तान में ग्रो करने का ट्राई करूंगा, नहीं ग्रो होगी। ओके, या फिर मान लो कि मैं कोई मरीन का प्लांट उठा के मैं इधर ग्रो करूंगा, टेरेस्ट्रियल एरिया में ग्रो करूंगा, नहीं पॉसिबल होगा।
या फिर मैं नारियल के झाड़ को ग्रो करूंगा, कंसिडर कर लो कि अगेन डिजर्ट में, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हर एक प्लांट हर एक सिचुएशन के लिए अडेप्ट है। तो ब्रीडिंग से क्या फायदा होगा? ब्रीडिंग से ये फायदा होगा कि उस प्लांट की थोड़ी कैपेसिटी को बढ़ा देना। जैसे कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में कोई भी तुलसी सूख जाती है या फिर खराब हो जाती है, तो हम उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें, उसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज ला दें ताकि वो 50 डिग्री सेल्सियस में भी अच्छी खासी उसकी हाइट बढ़ती रहे, एटलीस्ट वो सरवाइव करे। सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ व्हाट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस लेवल बढ़ाना। सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? पीएच, सॉल्ट लेवल। अलग अलग पीएच पे सरवाइव करना हर एक प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक सॉइल का पीएच अलग अलग होता है, हर एक सॉइल का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। जो बोल सकते हो कि मैनग्रूव्स होते हैं, मैनग्रूव्स को आदत होती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में ग्रो करने की, ठीक है? इसके लिए वो खाड़ी और ये सब के आजू बाजू में आपको मैनग्रूव्स दिखाई देंगे। बट अगर आप उसी मैनग्रूव्स को उठा के अगर किसी नॉर्मल तालाब के आसपास ग्रो करने को ट्राई करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है? हम ब्रीडिंग क्यों करवा रहे हैं? हमारा पर्पस यही है ताकि हम जो प्लांट्स है उसको और ज्यादा एक्सट्रीम बना सकें। अगर कोई प्लांट अगर कंसीडर कर लो कि 40 डिग्री में ग्रो हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस में ग्रो हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर सकें कि वो 50 डिग्री में ग्रो होने लग जाए। या फिर कंसीडर कर लो कि कोई प्लांट जो है 3 pH पे ग्रो हो रहा है, मतलब एसिडिक कंडीशन में ग्रो हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर दे कि वो 7 pH पे ग्रो होने लग जाए या फिर 12 pH पे ग्रो होने लग जाए। या फिर कंसीडर कर लो कि कोई प्लांट है उसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए रहता है, जैसे कि पुदीना, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, धनिया, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, हम उसमें कुछ ऐसा कर दें कि वो कम पानी में भी अच्छी तरीके से ग्रो करने लग जाए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का पर्पस ही यही है कि उसको और ज्यादा सुपीरियर बनाना, उसको और ज्यादा अच्छा बनाना, उसको और ज्यादा हाई क्वालिटी बनाना। दैट इज कॉल्ड इट एज अ पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। एंड द लास्ट वन, increase the resistant to the you can say insect। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, याद है? बीटी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीटी? दैट इज द नेम ऑफ यू कैन से वन बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis। उसको कॉटन के सीड के डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया। नॉर्मली कॉटन का क्या सीन होता है? पहली बात तो ये पहाड़ी एरिया ये सब में ग्रो होता है। जैसे ही कॉटन का सीड जो है फ्लावर्स बनाता है, वैसे ही बहुत सारे कीड़े आके ना कॉटन को खाने लग जाते हैं। इसके लिए कॉटन जो है ना बहुत महंगा मिलता है मार्केट में। कॉटन के कपड़े भी ये बोलेगा ना, कोई दुकान के पास जाओगे, अरे सर ये कॉटन का इतना तो महंगा रहेगा, कॉटन का कपड़ा है। सो कॉटन इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही रेयरली उग पाता है, उसके कीड़े ही आधा उसको खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डेवलप किया? हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। क्या है वो नया कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट है बीटी कॉटन का। जब आप कॉटन के सीड के साथ एक बैक्टीरिया का जीन इंटीग्रेट कर दे रहे हो, सोचो एक प्लांट का जीन है, कॉटन का जीन, और उसके अंदर आप एक जीन ऐड कर दे रहे हो जो बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। अब उस जीन को इंटीग्रेट कर दे रहे हो। इंटीग्रेट करने के बाद जो नया स्पीशीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन। अब जब वो बीटी कॉटन बड़ा होगा, उसमें से फ्लावर निकलेगा, वो सिचुएशन में वो फ्लावर के अंदर बीटी टॉक्सिन होगा। क्यों? क्योंकि हमने बैक्टीरिया के जीन के साथ इंसर्ट किया था। और वो बीटी टॉक्सिन को अगर कोई इंसेक्ट खाने का ट्राई करेगा, कोई कैटरपिलर खाने का ट्राई करेगा, उसका गट इधर से पैरालाइज हो जाएगा। गट पैरालाइज होना मतलब वो खाना चबा तो पाएगा बट निगल नहीं पाएगा, और वो सिचुएशन में भूख की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीटी कॉटन। हमारे कॉटन को बचाना है तो हमें उस बैक्टीरिया के डीएनए को, दैट इज कॉल्ड बीटी जीन को, कॉटन के साथ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। जब वो बड़ा होगा, फ्लावर बनेगा, तो फ्लावर में भी वो बीटी जीन की वजह से पॉइजन प्रोड्यूस होगा। पॉइजन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? कोई भी जाके खाएगा तो उसका गट पैरालाइज हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है बीटी ब्रिंजल पे। ब्रिंजल का अगर आपने कभी खेती देखा है, वैसे तो बहुत बड़े एरिया में ब्रिंजल की खेती की नहीं जाती। ब्रिंजल इज अ लेस यू कैन से प्रॉफिट मेकिंग। मार्केट में जाओगे 20 रुपए आधा किलो में ब्रिंजल मिल जाएगा, और उतना कुछ फायदा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिंजल के खेतों में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो इसको बचने के लिए भी, इससे बचने के लिए भी, लॉस से बचने के लिए क्या किया गया है? लॉस से बचने के लिए बीटी ब्रिंजल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यहाँ पर भी एक ब्रिंजल के जीन में हमने बीटी जीन, बैसिलस thuringiensis का जीन इंटीग्रेट कर दिया। और जब वो ब्रिंजल बनेगा, मतलब जब वो ग्रो होगा, उसमें ब्रिंजल का
बोल सकते हो फ्रूट या फिर वेजिटेबल आएगा और किसी इंसेक्ट ने उसको खाने की कोशिश कर ली, तो वो बीटी जीन की वजह से जो ब्रिंजल के अंदर टॉक्सिन डेवलप हुआ है, दैट इज बीटी टॉक्सिन, उसकी वजह से वो इंसेक्ट का गट पैरालाइज हो जाएगा और गट पैरालाइज हो जाएगा, खाना अंदर ले नहीं पाएगा, सो वहीं पर भूख की वजह से उसकी डेथ। ये बीटी कॉटन का साइड इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं होता, ठीक है, तो दैट इज द एडवांटेज। तो ये एक मेन पर्पस है, ब्रीडिंग करवाने का मेन पर्पस क्या है, ताकि किसी भी प्लांट को बीमारी ना लगे, वो सुपीरियर हो जाए, कोई भी एनवायरनमेंट में ग्रो करने लग जाए, और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा फायदा, जितना ज़्यादा फसल उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये तीन पर्पस है किसी भी प्लांट की ब्रीडिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग अगर आपको करनी है तो आपके टेक्स्ट बुक में भी 6 स्टेप दिए हैं, कुछ 5 से 6 स्टेप दिए हैं। इसका पहले जनरली मैं आपको समझा देता हूँ कि पहला स्टेप क्या होता है। टोटल 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आपको ऐसे 2 प्लांट सिलेक्ट करने हैं जो जेनेटिकली थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। मतलब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कुछ एक नया ऐसा ब्रीड क्रिएट हो सकता है जिससे हमारा कोई फायदा हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करवाना, तो दोनों की अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। मान लो कि एक प्लांट है, एक प्लांट का नाम है ए, दूसरे प्लांट का नाम है बी। ए प्लांट की हाइट अच्छी है, ए प्लांट की हाइट बहुत अच्छी है, मस्त है। बी प्लांट की हाइट तो उतनी खास नहीं, लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस, उसको कोई बीमारियां नहीं लगती। तो अगर हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करवाते हैं, इनके जीन को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिला, ए बी। अब ए बी की वजह से क्या होगा, ए का हाइट इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसके पेरेंट्स ए की वजह से इसकी हाइट भी ग्रो होगी, और बी पेरेंट्स की वजह से ये डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। मतलब 2 फीचर एक प्लांट हाइब्रिड में, तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी। यू आर सिलेक्टिंग 2 प्लांट्स which give you 2 good characteristic in a single plants after the hybridization. So that is called collection of genetic variability. अब कलेक्शन तो कर लिया, फिर उसका क्या बोला, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। आप तो हमेशा ये नहीं देखोगे कि भाई वो ए और बी पेरेंट्स का हाइट अच्छा है, एक डिजीज रेजिस्टेंस है। कोई कोई प्लांट्स में कुछ फायदे भी होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकता है, ओके। तो इसके लिए इवैल्यूएशन जरूरी है कि भाई वो प्लांट से सच्ची में अपने को फायदा होने वाला है क्या। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रीडिंग करवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट निकल जाए। तो इवैल्यूएशन इज नेसेसरी, और इवैल्यूएशन में वो पास हो गया, मतलब समझ लो कि नाउ प्लांट इज सेफ फॉर द ब्रीडिंग, इट विल गिव अस डेफिनेटली प्रॉफिट, अपने को प्रॉफिट तो देने ही वाला है। तो इवैल्यूएशन के बाद फिर आप सिलेक्ट करेंगे पेरेंट्स को, ओके। तो पेरेंट्स सिलेक्ट करने का हम लोग ने वो फंडा जाना है कि भाई हम लोग एनिमल ब्रीडिंग में भी क्या करते हैं, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, उस प्लांट्स के पॉपुलेशन में से एक ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिसके फीचर्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं, ओके। तो उसके फीचर को सिलेक्ट करने के बाद द थर्ड इज व्हाट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, ओके। एंड हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद फिर क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट, हाइब्रिड। उसको आप रिकॉम्बिनेंट को हाइब्रिड भी बोल सकते हो। और फिर बाद में उन रिकॉम्बिनेंट अच्छे हैं, मतलब बोल सकते हो कि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो आप उसका कॉमर्शियलाइजेशन कर दोगे, टेस्टिंग करोगे, पहले देखोगे कि भाई ये बोल सकते हो कि ये अच्छी क्वालिटी का है, टेस्टिंग करोगे, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल्स करोगे। ट्रायल्स करने के बाद अगर ह्यूमन में कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है तो पूरा का पूरा स्टेप बेकार गया, फिर वापस से नया ट्रायल करो। फिर बाद में अगर ट्रायल में टेस्टिंग में पास हो जाता है तो उसको मार्केट में रिलीज कर दोगे, ठीक है। फिर कंपनी आपको अप्रोच करेगी, बहुत सारी जो फूड इंडस्ट्री आपको अप्रोच करेगी, या फिर आप कंपनी में जाओगे, बोलोगे कि देखो भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, इसमें ये 2 अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको इतना मुनाफा दे सकती है। आपको क्या करना है, इसको मार्केट में उतारने का काम आपका है, मार्केटिंग का काम आपका है। कंपनी को अगर आपका जो भी है पर्पज अच्छा लगा, कंपनी को लगा कि भाई आप इसको कंपनी को इससे प्रॉफिट होगा, तो कंपनी उसका क्या करेगी, कॉमर्शियलाइजेशन, मार्केट में उसको सेल करेगी। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। कभी कभी कंपनी जो है ना फार्मर्स को या फिर जो ब्रीडिंग करवाते हैं उनको स्पॉन्सर करती है कि भाई आप ब्रीडिंग करवाओ, आप हमें अच्छा प्रोडक्ट ला के दिखाओ, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ। सो इस तरीके से ये प्लांट ब्रीडिंग जो है परफॉर्म होती है। सवाल उठता है कि आपको प्लांट ब्रीडिंग करनी है या फिर ये फील्ड में जाना है। सो व्हाट स्टडी यू हैव टू डू, BSc इन एग्रीकल्चर,
BSc in agriculture, it is a field in which the plant breeding are performed. इनमें प्लांट की ब्रीडिंग करवाई जाती है और फिर बाद में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं. अगर आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आपको स्पॉन्सर करती है. ठीक है, फाइन. तो इसका अभी क्या करो आप लोग, ये फर्स्ट वाला स्लाइड लिख लो. कीप द टू डिफरेंट दो पेज लेफ्ट कर देना, एक एपीकल्चर के लिए और एक फिशरी के लिए, एंड उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग लिखना स्टार्ट कर दो. What is the purpose of breeding? So there are three purposes of breeding. Okay. Main step of plant breeding.